किसी भी मोड़ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी मोड़ पर किसी भी समस्या का समाधान इससे निकलेगा, डायलेक्टिक मेथड से निकल जाता है। तो फिर अब बात आई कि सिलेबस, क्योंकि वहीं से पेपर आना है तो सिलेबस को देखो। अगर सिलेबस में केवल मॉडर्न इंडिया लिखा हुआ है तो फिर यही बात खत्म हो जाती है, कोई और दूसरा तर्क नहीं आता। क्योंकि सिलेबस में मॉडर्न इंडिया लिखा है तो इसका मतलब मॉडर्न इंडिया से ही पेपर आएगा, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिलेबस में लिखा हुआ है इतिहास, हिस्ट्री, तो फिर इसका मतलब ये हुआ, या इंडियन हिस्ट्री, अगर हम ये देखें तो इंडियन हिस्ट्री, अगर इंडियन हिस्ट्री उसमें लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये शब्द में मॉडर्न भी आएगा, मेडिवल भी आएगा और एंशियंट भी आएगा। ठीक है। अब दूसरा सवाल कि अब इसमें से भी क्या आएगा, इन तीनों में भी क्या आएगा। तो फिर इसका एक जवाब निकल के सामने आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीछे देखो, हमेशा इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि आपको लाइफ में 2 कदम आगे चलने के लिए 4 कदम पीछे हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप 4 कदम पीछे नहीं हटोगे, इसका 4 कदम पीछे हटने का मतलब क्या है? पीछे मुड़ के देखना, हमने कैसे आगे बढ़े थे, उसको एनालिसिस करना, कैसे आगे बढ़े, कौन कौन सी परेशानियां आई, हमने उन्हें कैसे कोप अप किया। दैट इज द वे टू मूव फॉरवर्ड। तो इसीलिए कहते हैं कि जब लोगों को 2 कदम आगे बढ़ना होता है तब वो फिर 4 कदम पीछे हट के देखें। इसका मतलब ये नहीं होता कि पैर पीछे करके भाग लो ना, इसका मतलब होता है रीलुक, जस्ट रीवाइंड एंड जस्ट रीबिल्ड, फिर से बनाओ खुद को। तो क्या करें? वापस इस समस्या पे आ जाते हैं। तो पीवाई क्यू देख लें। पीवाई क्यू हमें ये बता देंगे कि इतिहास में से इन पार्ट्स में से क्या क्या आया है। उसकी एक टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस वर्ष में किस पार्ट से हिस्ट्री के कितना कितना पूछा गया है, कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, जब आप टेबल बनाओगे तो ईयर वाइज बनाओगे, उससे ईयर का भी निकल के आ जाएगा असेसमेंट। वहां आपको एक टेबल मिल जाएगी जिस टेबल को आप एनालिसिस करके आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि किस विषय से, किस पार्ट से हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन किस किस साल में आए हैं और अब क्या संभावना हो सकती है। क्या करते हैं हम, देखो आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा। गणित में मैथ्स पढ़ते हुए हम लोग, मैथ्स में 2 चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में बड़ी चीज को छोटे हिस्सों में बांट के देखते हैं। इंटीग्रेशन में या समाकलन जिसे कहते हैं, उसमें छोटी चीज को बड़े में बांट के बड़े में असेसमेंट किया जाता है। कि मान लो किसी चीज का एक फ्रैक्शन इतना है, फ्रैक्शन उसको फंक्शन कहते हैं वहां पे, कि मान लो उसका फ्रैक्शन इतना है या उसका फंक्शन इतना है, तो फिर वो पूरी चीज कैसे होगी। इसीलिए आप देखो कि लिमिट लगी हुई होती है 0 से लेके 1 तक, और d/dx या एफ एक्स मतलब वहां फंक्शन होता है, d/dx का मतलब वहां पर डेरिवेशन है, यानी उसका विभाजन है चीज का। ऐसे ही यहां पर है। क्या करिए, एक पेपर में मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर से 5 क्वेश्चन आए, दूसरे साल में आर्ट एंड कल्चर से 7 क्वेश्चन आए, तीसरे साल में आर्ट एंड कल्चर से 6 क्वेश्चन आए। तो इसका मतलब आप ये लगा सकते हैं जो लिमिट है वो होवर कर रही है 5 से लेके 7 के बीच में। इसका मतलब कम से कम 5 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन आ सकते हैं एंशियंट इंडिया से। तो फिर आप उसे कैसे इग्नोर कर सकते हो? और अगर आप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तो मेरे कहने का मतलब आपसे ये है, देखो मैं डिस्टर्ब हो गया इससे।
पता नहीं, शादी है आज, 2-3 शादियां हैं यहाँ पे, पड़ोस सब डीजे वीजे बजाएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था, देखो ऐसे पकड़ी जाती हैं चीजें, ऐसे ना चीजों तक पहुंचने की कोशिश करिए। कभी भी किसी की बात पे यकीन मत करिए, मेरी पे भी मत करिए, जब तक कि आप उसे खुद एक्सेप्ट ना कर ले बाय रिसर्च। ऐसे नहीं कि मैंने कहा कुछ भी और आपने मान लिया, ये बिल्कुल गलत है। ये किस पढ़े लिखे लोगों की निशानी नहीं है कि कोई कुछ भी कहे जा रहा है और हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन। जब तक आपके पास मजबूत पक्ष नहीं है किसी चीज को स्वीकार करने का, तब तक मत करिए। रिसर्च करिए, देखिए, जानने की कोशिश करिए, बात तक पहुंचिए और फिर उसके बाद उसे एक्सेप्ट करिए। तभी तो शाइन आएगा। नहीं तो कोई कुछ भी कहेगा, फिर आप में और बाकी लोगों में क्या अंतर रह जाएगा? उन लोगों में जो आसानी से लोगों की बातों पे यकीन करके और पिछलग्गू बने रहते हैं कि उसने तो ये कहा। ठीक है, कोई सही कह सकता है, देखो जो जो भी कहता है उसमें हमेशा मान के चलिए, सत्यता का अंश जो होता है वो पूर्ण नहीं होता। पूरा नहीं होती कोई बात सच्ची। कुछ ना कुछ उसमें जरूर आपको 1-2% डेविएशन मिलेगा सबसे सही बात में भी। तो आपको करना क्या है? मैक्सिमम तक पहुंचना है ना, कि सबसे ज्यादा सही क्या है, व्हाट इज द राइट एट द मैक्सिमम लेवल। तो उसके लिए आपका तर्क है, ठीक है ना? और मैं उसका आपको, ये तो कुरान पाक में भी है जो अभी मैंने आपको बताया। जब देवदूतों ने पूछा ईश्वर से कि आपने मानव को या आदम जात को ऐसा क्या बनाया है, ऐसा उसे क्या दिया है जो वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, या हमसे भी अच्छा है। तो ईश्वर यही कहते हैं उनसे, जितने भी वहां नबी थे या जो भी थे, देवदूत थे, कि इसके पास इल्म है, मैंने इसे इल्म दिया है, बुद्धि दी है इसे, ये सबके पास नहीं होती है, यही से सबसे अलग बनाती है। तो फिर जब आप लोगों के पास, सबके पास वो है, तो फिर उसका ऐसे इस्तेमाल करिए ना कि परिवर्तन आए, चेंज आए। ईश्वर ने इंसान को बुद्धि चेंज करने के लिए ही तो दी, सबसे प्रीशियस चीज दी उसने। तो फिर झंझट में मत पड़िए। इसी का इस्तेमाल करिए। चलिए मैं यहाँ खत्म करता हूँ अपनी बात, और बस सीखते चलिए सब, आगे बढ़ते रहिए, अंधेरों में मत फंसिए, क्योंकि अंधेरों में फंसने का मतलब होता है समाप्त हो जाना। बड़े गहरे होते हैं ये। सर हाँ जब जी। आपको समय हो तो मैथमेटिक्स की फिलोसफिकल साइड पे जरा विवेचन करना। आपने तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का वाकई में फिलोसफिकल साइड में जो थोड़ा सा संकेत दिया, उससे मैं चाहता हूँ कभी मैथमेटिक्स की फिलोसफिकल साइड पे आप कहें। ठीक है, किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं जरूर इसके तो करूंगा चर्चा। और मैथमेटिक्स ना वास्तव में एक बहुत ही शानदार चीज है। इवन पाइथागोरस ने, पाइथागोरस का नाम आपने सबने सुना होगा, उन्होंने पूरी दुनिया की रचना ही गणित के आधार पर कर दी, मैथ्स के आधार पर कर दी। और हर चीज के पीछे वो मैथ्स को देखते थे, तर्क को देखते थे, मैथ्स के हिसाब से वो हर चीज को सॉल्व कर लेते थे। तो ये गणित है, लेकिन गणित यहाँ पर अंक गणित नहीं है, ये अलग प्रकार का है। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। और चलो फिर मैं यहाँ तक रखता हूँ, आगे चलते हैं। अच्छा, आपको सर मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी। सर ऐसी चर्चा मैंने अपना जो है, जो मेरा बेटा है जो एमएससी एमफिल पीएचडी और डीएससी की थेसिस भी उसकी अपना जो है यूनिवर्सिटी में जमा फॉरवर्ड नहीं कर रहे, वो बात अलग है मैथमेटिक्स में। उससे भी अपना इस तरह की चर्चा नहीं सुनी जो आपसे सुनी है। थैंक यू। यार ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन हाँ, मैं हमेशा, विषय को मैंने कभी ऊपर से नहीं पढ़ा, किसी भी विषय को।
किसी भी विषय को नहीं पढ़ा, कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं आता है। मुझे पढ़ाई से ही सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, विषय तो मुझे क्या सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए ये तो बड़ी सामान्य सी चीज होती है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, ये मेरे हिसाब से बहुत सामान्य चीज है, इसे कोई भी कर सकता है। इसे इसे तो सामान्य व्यक्ति कर लेगा। क्योंकि करना क्या है, कुछ किताबें हैं और उन किताबों को पढ़ लेना है। कुछ लोगों ने उनमें कुछ कुछ बातें लिख दी हैं, उन बातों को जस्ट समझ लेना है और आपको सुना देना है। इसके अलावा कुछ और रस है क्या इसमें? कोई रस नहीं है, नीरस है। क्योंकि इसमें मेरी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। मैं जो आपको पढ़ाता हूँ या कोई भी आपको पढ़ाता है, वो कहीं से तो पढ़ा ही रहा होगा ऑब्वियसली, उसने कहीं से सीखा होगा। इसमें ओरिजिनलिटी कहाँ रह गई है? ये तो केवल नकल है, मौलिकता नहीं है। सही मायने में जो रस है ना, वो मौलिकता में है, ज्ञान की मौलिकता में है, द ओरिजिनलिटी ऑफ नॉलेज। मैंने उसी तक जाने की कोशिश की हमेशा। शायद इसीलिए मैं फाइनली आईएएस में सेलेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अपने उत्तरों को 200 शब्दों में नहीं बांध सकता था। इसलिए मुझे किताब पढ़ने से संतुष्टि नहीं मिलती कभी भी। किसी ऑथर को पढ़ने से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जब तक कि मैं उसमें अपना कुछ निचोड़ न बना लूं। इसलिए जब भी मेरी कुछ अलग, आप कभी भी आपको लगेगा ना कि ये तो कुछ अलग सा था, ये कहीं पढ़ा नहीं है, विषय में नहीं पढ़ा, तो यकीन मानना वो मेरा अपना होता है। हालांकि मैं कभी उसे ये नहीं कहता कि ये मेरा अपना था। मैं कहता हूँ उसमें किसी राइटर के अनुसार किसी का भी नाम लेके आपको लिखवा दूंगा। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अनामिता जो है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनामिता, ये ना बहुत बढ़िया सद्गुण है, एक बहुत बेस्ट वर्च्यू है। और इसलिए वर्च्यू ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये अपने से कुछ चीज को जोड़ के नहीं रखती। ये सब कुछ दूसरों के नाम करती हुई चलती है। इसलिए अनामिता का गुण सबसे बेस्ट होता है। मैंने ये फिलॉसफी पढ़ के ये सब बात समझी, तो इसीलिए मैं वो अब दूसरों के नाम से लिखवा देता हूँ कि ये फलाने कहा, ये ऐसा कहा, वैसा कहा। जैसे एक एग्जांपल दूं, मैंने आपको ये लिखवाया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसका रिजल्ट कि अंग्रेजों ने ये किया और ये हुआ कि कौन कौन शासन नहीं कर पाएगा, ये तय हुआ। ये किसी किताब में नहीं है, ना किसी राइटर ने ये लिखा है, कहा है। ये मेरा ही निष्कर्ष था, वो मैंने आपको लिखवा दिया। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन बस कोशिश करिए तो जब भी फंसे कहीं, जब भी आपको महसूस ऐसा लगे, ऐसा महसूस होने लगे कि नहीं, फंस गए हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है, होता है कभी कभी। और फेलियर अक्सर जब मिलती है तब ऐसा बहुत होता है लाइफ में कि रास्ता दिखे ही नहीं, दिखता है। तो फिर रुक जाइए, भागिए मत। और जो ईश्वर ने आपको दिया है, सबसे बेस्ट चीज ईश्वर ने आपको दी है, वो इल्म ही है। उसका यूज करिए शांति से, अपने मन के साथ उसे जोड़िए, पेशेंस से। बिल्कुल रुक जाइए, आगे बिल्कुल मत बढ़िए। तब तक रुके रहिए जब तक आपको रास्ता नहीं दिख जाता। दिख जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी, सही बताऊं तो, चंद दिनों की ही होती है। इसलिए ये आप भूल जाइए कि कोई परेशानी आपको आएगी, नहीं आएगी कभी भी। बस जस्ट पेशेंस रखिए, शांति से अपने कामों को करते चलिए, विपरीत परिस्थितियों में भी करते चलिए। जरूरी नहीं है लाइफ में सब समय एक जैसा रहेगा, ये बदलता रहेगा। और बस पेशेंस रखने की जरूरत होती है, उस समय उसको बस निकालने की जरूरत होती है। तो लेकिन बस ये कहूंगा कि
इस समय का जो माहौल है ना, ये बहुत खराब है। इसलिए मैं इसको खराब मानता हूं, क्योंकि यहाँ पर इसको मैं कहूंगा भेड़ चाल, सही मायने में तो एक पिछलग्गूपन है। लोग राइट और रॉन्ग इस चीज के बीच में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, सही और गलत को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो जानना नहीं चाहते हैं सही क्या है और गलत क्या है, वो ये कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, कभी भी हम लोग उस तरफ जाने की कोशिश नहीं करते जो रास्ता मुश्किल होता है। रिसर्च का रास्ता मुश्किल होता है, और ये ढूंढना कि सही और क्या गलत, सही क्या है और गलत क्या है, तो और भी मुश्किल है। ऐसे में हम क्या करते हैं, जो हमारा अंतर्मन कहता है उसी पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ यही सही होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है वो सही है। और ऐसे में हम भटक जाते हैं। इसीलिए आज आपको भटकाव बहुत देखने को मिलेगा, और अच्छे लोगों में भटकाव देखने को मिलेगा, मतलब उन लोगों में जो, क्योंकि उन्होंने वो सब बंद कर दिया है, रिसर्च करना, ढूंढना, खोजना। इसलिए ना हमेशा खोज ही रहिए, चीजों को ढूंढते रहिए, और लेकिन शांति से, पेशेंस से। मैं ये नहीं कहूंगा कि उतावले हो जाइए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को ही समाप्त कर दीजिए, क्योंकि फिर तो बेकार हो जाएगा सब मामला। बस चलते चलिए, दैट्स इट। और ये एग्जाम वगैरह पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर कह रहा हूं, अगर सबसे कुछ आसान लाइफ में है ना आपको, तो ये एग्जाम पास करके नौकरी करना ही होगा, सबसे आसान होगा। और आप इसे आसानी से कर लोगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। जितने लोग भी यहाँ मेरे क्लास में हैं, जितने लोगों को भी मैंने पढ़ाया है, मैंने उसमें किसी को ऐसा नहीं देखा कि वो नहीं कर सकता है। बस बात इतनी सी है, केवल इतनी सी है, कि कोई अपने आप को कहाँ तक साध पाता है, अपने आप को कोई कितना ट्रेन कर पाता है, अपने आप को कोई कितना संयमित रख पाता है, कितना सहन कर पाता है, पेशेंस कितना रख पाता है, वो ऑड सिचुएशन से कितना लड़ पाता है, गिरने के बाद कितना उठ पाता है। सबसे मेन चीज बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप फेल हो गए और आपको कुछ मिला नहीं। ये बहुत ही, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई रस नहीं है। ये तो रास्ता ही फेलियर का, सक्सेस का फेलियर से होके जाता है, इसमें क्या बात है। चलिए, ठीक है। मैं अलीजा आपको समझा पाया आपकी? जी सर। तो ठीक है, अब खुद ढूंढ लेना। ठीक है सर। चलिए, चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक में। हम लोग आज शिवाजी का प्रशासन देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी, इसको देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं शिवाजी के प्रशासन से। और उसका रीजन ये है क्योंकि इनके प्रशासन में एक प्रमुख व्यक्ति होता था जिसे पेशवा कहते थे। और आगे हमने पेशवाओं का इतिहास अभी पढ़ा ही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए थे लाइफ में, पेशवा, है ना। तो इसलिए शिवाजी का प्रशासन, हेडिंग डाल लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी। देखो, शिवाजी ने अपने राज्य का निर्माण किया था हिंदू पद पातशाही के आधार पर। हम लोगों ने पहले देखा इसे, जो हिंदू पद पातशाही, अब ऐसा नहीं था कि ये कोई इसमें हिंदू मुस्लिम वाला मामला था, ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब केवल इतना था कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से बनाना है जो पुराने समय में, पौराणिक समय में राजाओं का होता था। इस तरीके को ही इन्होंने, शिवाजी ने भी लागू किया। इसलिए इन्होंने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया अपने यहां पर, जिन्हें अष्टप्रधान कहते थे। अब आपको ये याद रखना है, अष्टप्रधान ये पूछा गया है, पूछा ये गया है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे। तो अष्टप्रधान थे शिवाजी के दरबार में। अब हम इसे कहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, हम इसे कंफ्यूज कर जाते हैं अष्टांग दिग्गजों में। अष्टांग दिग्गज मैंने आपको कृष्णदेव राय के दरबार में पढ़ाए थे। उनके वहां पर 8
महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्हें वो अष्टांग दिग्गज के नाम से जानते थे, वो नॉलेजेबल पर्सन थे, 8 लोग थे। उनका प्रशासन से कोई मतलब नहीं था। तेनालीरामा उनमें से ही एक थे। प्रशासन से उनका कोई मतलब नहीं था। जस्ट वो जैसे अकबर के नवरत्न थे वैसे ही उनके अष्टांग दिग्गज थे। लेकिन जो अष्टप्रधान थे यहां पर शिवाजी के दरबार में, ये मंत्री लोग थे और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम करते थे। राजा को परामर्श देना इनका काम था। लेकिन राजा इनका परामर्श माने या ना माने, ये राजा का काम है। मतलब वो इनका परामर्श ठुकरा भी सकता था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसे कोई मंत्रिमंडल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक परामर्शदात्री संस्था कह सकते हैं ना, एक इंस्टीट्यूशन जो कि एडवाइस करता था। इस तरीके का एक इंस्टीट्यूशन था। 8 लोग थे इसमें। सबसे पहला जो व्यक्ति था इनमें, जो छत्रपति के सबसे नजदीक था यानी राजा के, दैट वाज पेशवा, या मुख्य प्रधान भी कहते हैं इसे। पेशवा एक महाराष्ट्रियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है मुख्य प्रधान, या प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी। तो सारे प्रशासन की देखभाल करने का इसी का काम था। ये बाकी के 7 लोग जो थे, ये इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इसी को ये सारी बातें बताते थे, डिस्कस करते थे, और ये फिर राजा से। इसलिए ये फर्स्ट था सब इक्वल्स में। बाकी के 7 में ये सबसे पहले था, 8वां। एक इसमें दूसरे नंबर पे था अमात्य, या जिसे मजूमदार भी इसे कहा गया। ये फाइनेंस मिनिस्टर होता था। याद रखना है, ये मैच मेकिंग में आएगा। अमात्य का मतलब है यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर। तो वही आय व्यय का, एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा रखता था। एक होता था वाकिया नवीस। वाकिया नवीस, ये जो नाम है, ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से ही लिया गया है। वाकिया नवीस मुगल दरबार में वो लोग होते थे जो दरबार की डेली की कार्रवाई को लिखते थे कि आज दरबार में क्या हुआ। सेम काम ये व्यक्ति भी करता था कि डेली दरबार की जो कार्रवाइयां थी उनको लिखता था। एक होता था इसमें सुरु नवीस, या उसे सचिव कहते थे। सुरु नवीस या सचिव, ये राजकीय पत्र व्यवहार करता था। मतलब राजा के जो पत्र होते थे, या राजा के जो राजाज्ञाएं होती थी, उनको लिखने का काम करता था। ठीक है ना, राजा को किसी दूसरे सूबे में कोई पत्र भेजना है तो सुरु नवीस लिखेगा। एक व्यक्ति होता था दबीर, इसे सुमंत भी कहते हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर होता था, विदेश कार्यों की देखभाल यही करता था। नेक्स्ट सेनापति, या इसका एक दूसरा नाम था सरे नौबत। सर माने सरदार, नौबत माने सेना, यानी सेना का सरदार, सरे नौबत। तो ये क्या करता था, ये सेना का एडमिनिस्ट्रेशन करता था। मतलब सीधा सा ये समझिए कि सेना का भर्ती करना, उनको सप्लाई वगैरह का देखना, उनके लिए तनख्वाह वगैरह बांटना, ये सब काम सरे नौबत का होता था। एक व्यक्ति था पंडित राव। ये धार्मिक कार्यों की देखभाल करता था, या धार्मिक कार्यों के मामले में राजा को सलाह भी देता था। ठीक है। एक व्यक्ति था न्यायाधीश। राजा के बाद न्याय के स्तर पे दूसरा व्यक्ति होता था, ये जो न्याय करने का काम करता था। दीवानी और फौजदारी मामले इसी के सामने आते थे, लेकिन अंतिम रूप से न्याय करने का अधिकार राजा का ही था, जैसे कि बाकी उसमें। अच्छा, ये अष्टप्रधान 8 लोग हो गए। इनमें से 2 को छोड़कर बाकी सभी सैन्य अधिकारी भी होते थे। जब मौका पड़ता था तो ये युद्ध करने के लिए भी जाते थे, लेकिन 2 नहीं जाते थे, पंडित राव और न्यायाधीश। इन 2 को छोड़कर बाकी सब युद्ध करने के लिए भी जाते थे। ठीक है। ये इनकी अष्टप्रधान मंत्रिमंडल थी शिवाजी की। तो आप जरा लिखिए इसमें, शिवाजी का शासन, शिवाजी का शासन, शिवाजी का प्रशासन लिखिए। शिवाजी का प्रशासन
अष्टप्रधान नामक अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों द्वारा किया जाता था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी was conducted by was conducted by was conducted by 8 persons या 8 मिनिस्टर्स, 8 मिनिस्टर्स लिखिए, 8 मिनिस्टर्स which are known as अष्टप्रधान। ठीक है, इनका प्रमुख कार्य राजा को परामर्श देना था। राजा को परामर्श देना था। देयर मेन फंक्शन वॉज टू गिव एडवाइस या प्रोवाइड एडवाइस टू किंग। यद्यपि राजा इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। यद्यपि राजा इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। ऑल्दो किंग वॉज नॉट बाइंडिंग टू फॉलो देयर एडवाइस। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना, ये 8 प्रमुख या ये 8 मंत्री इस प्रकार थे। दीज 8 मिनिस्टर वर एज फॉलोज। ठीक है ना, देखो इनको ना केवल डायरेक्ट लिखना, मतलब टेबल सी बना के डायरेक्ट लिखना, क्योंकि मैच मेकिंग में ही क्वेश्चन आएगा, यहां से बाकी नहीं आएगा कुछ भी। सबसे पहला लिखना पेशवा। पेशवा ब्रैकेट में लिख लीजिए इसके मुख्य प्रधान। इसका मतलब था मुख्य प्रधान। अंग्रेजी वाले लिख लीजिए ब्रैकेट में प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसके आगे डैश करके लिखना राज्य के संपूर्ण प्रशासन की देखभाल करता था। राज्य के संपूर्ण प्रशासन की देखभाल करता था। लुक आफ्टर द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। सभी 8 मंत्रियों में सभी 8 मंत्रियों में यह प्रमुख होता था। सभी 8 मंत्रियों में यह प्रमुख होता था। इट वुड बी मेन in all other ministers। ठीक है ना, दूसरा लिखिए इसमें अमात्य। सेकंड लिखिए अमात्य। अमात्य लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में भी, क्योंकि नाम है ये अमात्य। ब्रैकेट में लिख लीजिए मजूमदार। मजूमदार MAZUMDAR, मजूमदार। ठीक है ना, एक्चुअली ये महाराष्ट्र में व्यापारी टाइप के लोग थे जो उस समय व्यापार करते थे। आज भी आपको मजूमदार वहां पर एक गोत्र मिलेगा महाराष्ट्र में। तो इनको वित्तीय मामलों में इनकी समझ बड़ी अच्छी थी, तो अमूमन इन्हें वित्त मंत्री बनाते थे महाराष्ट्र मराठों में। तो आप डैश करके लिखना वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर।
मजूमदार है, MAZUMDAR, मजूमदार। हाँ जी, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है ना, समझ सकते हैं क्या करता होगा। नेक्स्ट लिखिए वाकिया नवीस। वाकिया नवीस, WAKIYA, वाकिया नवीस, NAVIS। ठीक है, इसके आगे डैश करके लिखिए दरबार की दैनिक कार्रवाई का विवरण रखता था। दरबार की दैनिक कार्यवाही का विवरण रखता था। हैव या ऐसा लिखना नोटिफाई, नोटिफाई, नोटिफाई द होल फंक्शंस ऑफ कोर्ट, नोटिफाई द ऑल फंक्शंस ऑफ कोर्ट। ठीक है, कौन आया कौन गया, राजा ने क्या कहा, कौन कौन से मुकदमे सुने गए, मुकदमों में क्या क्या बातें हुई, ये सब। नेक्स्ट लिखिए सूरू नवीस, सूरू नवीस, SURU, सूरू डैश करके नवीस, NAVIS, सूरू नवीस। इसे ना सचिव भी कहते हैं, सचिव भी कहते थे, सेक्रेटरी मत लिखना, सचिव लिखना। ठीक है, सचिव। ये राजकीय पत्र व्यवहार करता था, जो अध्यादेश वगैरह हैं, राजा के द्वारा दिए जाने वाली राजाज्ञाएं हैं, उन्हें जारी करता था। तो डैश करके लिखिए राजकीय पत्र व्यवहार का अधिकारी था, राजकीय पत्र व्यवहार का अधिकारी था। वॉज द मिनिस्टर ऑफ, वॉज द मिनिस्टर ऑफ, वॉज द मिनिस्टर ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट लिखिए दबीर, ये कई बार आया है, दबीर या सुमंत। सुमंत, SUMANT, दबीर या सुमंत, ये विदेश मंत्री होता था। तो डैश करके लिखिए फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री। नेक्स्ट लिखिए सेनापति, सेनापति। इसका एक दूसरा नाम भी था, सर ए नौबत, सर ए नौबत, सरे नौबत भी कहते थे इसे। सर, सारा सर, और ए बना के और नौबत। अंग्रेजी में वैसे तो SUR होना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो SIRE लिख लीजिए। वैसे SUR लिखा जाएगा, वो ज्यादा करेक्ट होगा। SUR डैश करके आई और डैश करके नौबत, NAUBAT। तो इसके आगे डैश करके लिखिए सेना मंत्री, सेना मंत्री या सैन्य मंत्री। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ आर्मी, मिनिस्टर ऑफ आर्मी। ठीक है ना। अब मैंने कमांडर चीफ नहीं लिखवाया है, देखो इसे, ये कमांडर इन चीफ नहीं होता था, क्योंकि ये सेना का संचालन नहीं करता था युद्ध में, बल्कि ये केवल उनकी भर्ती वगैरह पर ध्यान देता था। भर्ती, घोड़े, रसद,
है ना, उनको तनख्वाहें, ये सब बांटने का काम था इसका। नेक्स्ट लिखिए इसमें पंडित राव। पंडित राव, ठीक है, ये धार्मिक अनुदान वगैरह को देखता था, या धार्मिक कार्यों में सलाह भी देता था राजा को। जो रिलीजियस ग्रांट्स वगैरह हैं, एजुकेशन के लिए ग्रांट्स वगैरह थी, वो दी जाती थी, क्योंकि उस समय शिक्षा जो थी वो ग्रांट्स पर चलती थी, अनुदानों पर चलती थी। राजा के या जो बड़े लोग होते थे उनके अनुदान देते थे वो शिक्षा के लिए, उसी पर चलती थी। तो ये उसमें राजा को सलाह देता था धार्मिक मामलों में या अनुदानों के मामलों में, ग्रांट्स के मामलों में। तो डैश करके लिखिए शिक्षा एवं शिक्षा एवं धार्मिक कार्यों को, शिक्षा एवं धार्मिक कार्यों के मामले में, शिक्षा एवं धार्मिक कार्यों के मामले में राजा को सलाह देता था। गिव एडवाइस, गिव एडवाइस टू किंग in the matter of education and also in religious matter, and also in religious matter। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए न्यायाधीश। ये लास्ट है, 8 हो गए होंगे, ये 8वां है न्यायाधीश। ठीक है, इसे न्यायाधीश ही लिखना, जज मत लिखना। इसमें लिखना डैश करके यह राजा के बाद, यह राजा के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इट इट वुड बी द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जस्टिस, it would be the supreme authority of justice after king, after king। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट में, बल्कि नोट करके लिखना, नोट डालना इसमें। देखो ये जितने भी लोग थे ना इसमें, ये सब ब्राह्मण थे, और विशेष तौर पर पेशवा तो ब्राह्मण ही होते थे। पेशवा, पंडित राव और न्यायाधीश, ये जो पद थे ये ब्राह्मणों को ही दिए जाते थे, क्योंकि इन पदों को ये माना गया कि ये सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी प्रकार के पद हैं, इसीलिए ये बुद्धिजीवी लोगों को ही दिए जाने चाहिए। तो इन पदों पर ब्राह्मण ही बैठते थे, इसीलिए जितने भी पेशवा हैं सब ब्राह्मण थे, जितने भी पेशवा रहे। अब इसमें अंतर केवल इतना है कि पंडित राव और न्यायाधीश ये युद्ध करने के लिए नहीं जाते थे, पेशवा युद्ध करने के लिए भी जाते थे। बाकी जो थे पद वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही थे, लेकिन उनमें वो युद्ध करने के लिए भी जाते थे। पंडित राव और न्यायाधीश नहीं जाते थे। तो इसमें नोट करके लिखना पंडित राव एवं न्यायाधीश, पंडित राव एवं न्यायाधीश को छोड़कर, पंडित राव एवं न्यायाधीश को छोड़कर सभी आवश्यकता पड़ने पर, सभी आवश्यकता पड़ने पर अपने सैन्य कर्तव्यों का निर्वाह भी करते थे, अपने सैन्य कर्तव्यों का निर्वाह भी करते थे।
except Pandit Rao and Nyadhish, except Pandit Rao and Nyadhish, the all officials, the all officials perform their military duty, their military duty during war. सामान्यतः पेशवा, पंडित राव एवं न्यायाधीश एवं न्यायाधीश का पद, न्यायाधीश का पद विद्वान ब्राह्मणों के लिए ही आरक्षित था, विद्वान ब्राह्मणों के लिए ही आरक्षित था। जनरली डेजिग्नेशन ऑफ पेशवा, पंडित राव एंड न्यायाधीश, पंडित राव एंड न्यायाधीश was exclusively reserved, was exclusively reserved for Brahmins। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आना। देखो, शिवाजी ने अपना जो राज्य था उसे सूबों में बांटा हुआ था, जिसे प्रांत कहते थे, है ना, प्रोविंस कहते थे या सूबा कह देते थे। शिवाजी के टाइम में 4 प्रांत थे उनके, और ये चारों प्रांत एक एक व्यक्ति के अंतर्गत थे, जिसे राज प्रतिनिधि कहते थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग। बोलो, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात इसमें ये थी कि आगे चल के हर प्रांत जो था, एवरी प्रोविंस, वो आगे भी डिवाइडेड था 4 भागों में। प्रांतों के बाद परगना, मतलब प्रांत डिवाइडेड थे परगनों में, परगने डिवाइडेड थे तालुकों में, और जो तालुक थे आज भी है महाराष्ट्र में, आप देखोगे यही डिवीजन है वहां पर आज भी। जो वहां पर रेवेन्यू का डिवीजन है, रेवेन्यू के बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, वो यही देखने को मिलता है। परगने हैं, तालुक हैं, तालुक डिवाइड है तरफों में, और तरफ डिवाइडेड है आगे मौजों में। मौजों के बाद गांव आते हैं, कई गांवों को मिलकर एक मौज बनती है, कई मौजों को मिलाकर एक तरफ बनता है, कई तरफों को मिलाकर तालुका, और कई तालुके परगने में, और फिर एक प्रांत में कई परगने होते हैं। ये डिवीजन है वहां पर आज भी। ये शिवाजी का ही था। ये पूछा गया है एग्जाम में, सबसे छोटे के से बड़े की ओर लगाने के लिए आता है कि सीक्वेंस में लगाइए इसे, स्मॉल से लार्ज की तरफ। तो आप लिखिए, कुछ नहीं करना, बस जस्ट एक बार देख लेना, याद रहेगा। अच्छा, राज्य को ना शिवाजी स्वराज कहते थे, तो जो स्वराज है वो प्रांतों में बटा हुआ था। तो लिखिए इसमें यही पॉइंट को, शिवाजी का स्वराज्य, शिवाजी का स्वराज्य कई प्रांतों में विभाजित था। स्वराज्य ऑफ शिवाजी, स्वराज्य ऑफ शिवाजी was divided into, was divided into various province, was divided into various province। ठीक है, आगे चलकर प्रांत, आगे चलकर प्रांत परगनों में, फर्दर
provinces were divided into pargana. परगने तालुकों में, परगने तालुकों में, परगनाज इन तालुक, TALUK तालुक होगा, परगनाज PARGANAS, परगनाज इन तालुक, तालुक तरफों में, तालुक तरफों में, तालुक इन तरफ्स, तरफ्स होगा, है ना, प्लूरल बन जाएगा ना, TARAFS तरफ्स, तथा तरफ मौजों में विभाजित थी, तथा तरफ मौजों में विभाजित थी। एंड तरफ्स वर डिवाइडेड इनटू मौजें, मौजें MAUJEN, ठीक है। एक सर बात एक ये हो बार गई, ये एक्सप्लेन कर दीजिए ये सब। देखो सबसे पहला था प्रांत, प्रोविंस, ठीक है। सबसे पहला नहीं, सबसे पहला होगा स्वराज, यानी जो शिवाजी का पूरा राज्य था उसे वो स्वराज कहते थे। स्वराज को उन्होंने 4 प्रांतों में बांट दिया, 4 प्रोविंसेस में, ठीक है। अब इनमें से जो एक एक परगना प्रोविंस है वो कई परगनों में बटा हुआ था। एक परगना फिर आगे आगे चलकर कई तालुकों में बटा हुआ था। एक ताल्लुक फिर कई तरफों में, और फिर आगे चलकर एक तरफ कई मौजों में बटी हुई थी, और मौजों के बाद आता था गांव। ये मैं अब लिखवाऊंगा, इसलिए गांव सबसे छोटी इकाई था। कई गांवों को मिलाकर एक मौज बनती थी, ठीक है। सबको क्लियर यस है ये सर। बात? लिखिए इसमें इस पॉइंट को। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत गांव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थे, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थे। अंडर शिवाजी villages are villages are the smallest administrative unit. इसके पश्चात मौजों का नंबर आता था या मौजों का स्थान था। एंड आफ्टर दैट मौज कम्स, MAUJ, ठीक है। मतलब दूसरी जो सबसे छोटी इकाई थी दैट वाज मौज। अब अगले पॉइंट में लिखना, देखो शिवाजी ने जागीर प्रथा अपने यहां से खत्म कर दी थी, और अधिकारियों को जमीन के बदले नगद वेतन देते थे वो। मुगलों के टाइम में क्या करते थे, जागीर दे देते थे, और जो जागीरदार होता था यानी जिसे जागीर दी जाती थी, वो अपनी जागीर से रिवेन्यू कलेक्ट करता था, उसका एक हिस्सा अपने पास रखता था अपनी सेना के खर्च के लिए, और बाकी भेज देता था केंद्र सरकार के पास। और उसी जागीर में फिर वो लॉ एंड ऑर्डर भी बना के रखता था अपनी सेना से। ये जागीरदारी सिस्टम था। पीछे देखा हमने मुगलों में मनसबदारी भी कहा गया है इसे। शिवाजी ने इसे समाप्त कर दिया था। वो खुद नगद वेतन देते थे, अपने पास कोई कुछ नहीं रख सकता था। तो लिखिए आप इसमें अगले पॉइंट में, शिवाजी ने जागीर प्रथा समाप्त कर दी,
शिवाजी ended the जागीरदारी सिस्टम तथा अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। एंड ऑफिसर्स वर पेड इन कैश। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसे यहां तक करते हैं, आगे फिर मैं आपको प्रशासन से संबंधित कुछ बातें हैं वो लिखवाऊंगा। जैसे प्रांतों का जो अध्यक्ष होता था उसे सूबेदार कहते थे। अभी जो मैंने आपको बताया ये प्रोविंसेस, इनका जो हेड होता था वो सूबेदार कहलाता था। फिर इसके बाद परगने आए, तो परगनों का जो हेड होता था वो सर हवलदार कहलाता था। हवलदार और सर और लगा दो उसके आगे, सर हवलदार। तरफों का हवलदार, मौजों का कारकुन और गांवों का पटेल या पाटिल। अभी भी आप देखते हो महाराष्ट्र में पाटिल बहुत मिलेंगे, ये वही है जो गांवों के मुखिया होते थे। पाटिल या पटेल कहते थे, ये गांवों के प्रधान होते थे। तो इस तरीके से ये प्रशासनिक इकाइयां थीं और इनके ये अधिकारी थे। इसे मैं आपको कल लिखवा देता हूं। ठीक है, यहां तक रखते हैं। कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ पूजा जी बताइए। सर ये अष्टप्रधान जो चुने जाते थे ये ऐसे ही चुन लेते थे या फिर कोई मानक हाँ होता था राजा, इनके नहीं लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, राजा जिसको कह दे वही होगा, क्योंकि सॉवरेनिटी राजा के पास ही थी ना। इसीलिए मैंने लिखवाया भी है कि राजा जो था वो इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, ये केवल सलाह दे सकते थे राजा को, तो फिर राजा ही चुनेगा इन्हें। हाँ ये जरूर था कि जो ये पद थे दो तीन, ये रिजर्व थे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, चलिए कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।